हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर विवेक शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। अभी तक हम C3 और C4 प्लांट्स के अंदर CO2 फिक्सेशन का पाथवे पढ़ चुके हैं। अब हम कैम प्लांट्स के अंदर CO2 फिक्सेशन का पाथवे पढ़ेंगे। कैम प्लांट्स यानी जिनमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम रूबिस्को की साइट पे CO2 के एसिमिलेशन का ये तीसरा मैकेनिज्म है। दो मैकेनिज्म पौधों के द्वारा CO2 एसिमिलेशन का पढ़ चुके हैं C3 और C4 साइकिल के अंतर्गत। सकुलेंट्स प्लांट्स जो कि बहुत ही हॉट और ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशंस में उगते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ही प्रतिकूल हैं, और ऐसी परिस्थिति में CO2 का फिक्सेशन कैम के द्वारा ही हो पाता है। और ये कैम साइकिल सर्वप्रथम कैसुलेसी फैमिली के मेंबर्स में पाई गई, जैसे ब्रायोफिलम के अंदर, सीडम के अंदर, कैलेंचू के अंदर, और इसीलिए इसका नाम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम पड़ा। और अब ये कई एंजियोस्पर्म में भी देखी गई, जैसे ओपेंशिया के अंदर, नागफनी के अंदर, ऑर्किड्स के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर, अनानास के अंदर, वेनिला, एगेवे और काफी पौधों में। वाटर टेंशन जब बहुत ज्यादा होता है, यानी सॉइल में भी और एयर में भी जल की न्यूनता होती है, और उस समय पे बाहर वातावरण में काफी गर्मी होती है, और उस समय पे पौधे दिन के समय पे अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि रुक जाती है, परंतु इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसेस का आदान प्रदान भी रुक जाता है। इस परिस्थिति को बचाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन जो कि कैम प्लांट्स ने इजाद किया, वो ये था, सरल और कारगर जो हल था वो ये था कि दिन के समय पे जब वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी हो और कंडीशंस बहुत ही एडवर्स हों, तो उस समय पे स्टोमेटा या रंध्र बंद हो जाएं, और रात्रि के समय पे जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, उस समय पर स्टोमेटा खुल जाएं ताकि गैसेस का आदान प्रदान हो सके। अब हम इसके अंतर्गत कैम प्लांट्स की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है कि दे फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2 इन डार्क एंड एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ मैलिक एसिड। रात्रि के समय पर कैम प्लांट्स जो हैं CO2 को स्थिरीकरण करते हैं, CO2 का, और मैलिक एसिड को इकट्ठा करते हैं, और दे शो डायगोनल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन, यानी ये जो हैं दैनिक पैटर्न दर्शाते हैं कार्बनिक अम्ल बनाने के संदर्भ में। ये दे एक्यूमुलेट ऑर्गेनिक एसिड इन लीव्स एट नाइट। रात्रि के समय पे अपने पर्णों में के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर और मेसोफिल सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनिक एसिड इकट्ठा कर लेते हैं, और दिन के समय पर ये ऑर्गेनिक एसिड की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाती है। दे आर यूजुअली सकुलेंट्स, ये ज्यादातर मांसलोभित हैं। द वैक्यूल्स नॉर्मली फंक्शन एज ए साइट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और जो इनमें रिक्तिकाएं हैं वो कार्बनिक अणु के एकत्रित करने का स्थल का कार्य करती हैं। नेक्स्ट इज दे पजेस जीरोफिटिक कैरेक्टर्स, उनमें मरुद्भिदी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे थिक क्यूटिकल यानी मोटी उपशर्म, संकन स्टोमेटा गर्तमय रंध्र, फ्लैशी स्टेम एंड लीव्स विद लो ट्रांसपिरेशन रेशियो और लो ट्रांसपिरेशन रेट्स, यानी मांसल तथा तना तथा पर्ण और कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात के साथ। थॉर्न्स एंड रिड्यूस लीव्स, जो पर्ण हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें स्कोटो एक्टिव मूवमेंट पाया जाता है, यानी तिमिर सक्रिय रंध्र गति पाई जाती है, यानी स्टोमेटा इनमें रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय पर ये बंद हो जाते हैं। और मैक्सिमम जो इसमें गैसियस एक्सचेंज है, यानी अधिकांश गैसों का आदान प्रदान रात्रि, और CO2 का स्थिरीकरण जो है वो रात्रि में
दे शो डिक्रीज इन स्टार्च कंटेंट ड्यूरिंग नाइट एंड इंक्रीज ड्यूरिंग द डे। इनमें रात्रि के समय पे स्टार्च कंटेंट जो हैं वो कम रहते हैं, डिक्रीज रहते हैं, और दिन के समय पर बढ़ जाते हैं। क्लोरोफिल सेल्स कंटेन लार्ज स्टोरेज वैक्यूल। जो क्लोरोफिलस सेल हैं जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, उनमें काफ़ी बड़ी संख्या में एकत्रण रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। दे पजेस हाई लेवल ऑफ फॉस्फोइनोल पायरेट एंड एक्टिव डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। उनमें उच्च स्तर का फॉस्फोइनोल पायरेट और सक्रिय डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति होती है। अब हम इसमें मैकेनिज्म की बारे में बात करें, यानी क्रियाविधि की बात करें, तो कैम्स जो प्लांट्स हैं उनमें क्रियाविधि C4 प्लांट से काफ़ी सिमिलर होती है। जैसा कि C4 प्लांट के अंदर C4 एसिड्स का बनना ये मेसोफिल सेल्स में होता है, और ये स्पेशली यानी स्थानिक रूप से पृथक होता है फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड्स और उनका वापस रीफिक्सेशन CO2 का केल्विन साइकिल के द्वारा ये बंडल शीट सेल में होता है, यानी दोनों पृथक पृथक कोशिकाओं में होता है। और परंतु कैम प्लांट्स के अंदर C4 एसिड्स का बनना और ये टेम्पररीली और स्पेशली सेपरेटेड होता है, यानी कालिक रूप से और स्थानिक रूप से दोनों से पृथक होता है। रात्रि के समय पे कैम प्लांट्स के अंदर CO2 जो है फॉस्फोइनोल पायरेट के द्वारा ग्रहण की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज की, जो कि साइटोसोल में होता है, और फिर ऑक्सोलोएसीटेट का निर्माण होता है और फिर उससे मैलेट बनता है, और मैलेट जो है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और पूरी रात्रि ओवरनाइट वो वैक्यूल्स में रहता है। दिन के समय पे जो स्टोर्ड मैलेट है या मैलिक एसिड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी उनका परिवहन क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है, और वहां पर ये डीकार्बोक्सिलेटेड होता है NADP मैलिक एंजाइम से, और जो CO2 रिलीज होती है वो फिक्स होती है केल्विन साइकिल में, और जो NADPH निकलता है वो जो है पायरेट में बनने में काम आता है, और उससे फिर वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। नाउ कैम साइकिल को हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहला है एसिडिफिकेशन, जो कि अंधेरे में होता है, रात्रि में होता है, और दूसरा है डी एसिडिफिकेशन, जो कि लाइट में होता है, प्रकाश में होता है। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि कैम साइकिल कैसे ऑपरेट करती है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये रात्रि के अंदर जो वातावरणीय CO2 है, एटमॉस्फेरिक CO2 है, ये जल से मिलकर के बाइकार्बोनेट आयन बनाती है, और फॉस्फोइनोल पायरेट के संग जुड़ करके ये फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की उपस्थिति में ऑक्सोलोएसीटेट का निर्माण करती है, जो कि 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, और इससे फिर NAD मैलिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में मैलेट का निर्माण होता है, मैलिक एसिड का निर्माण होता है, और ये वैक्यूल्स में एकत्रित हो जाता है रात्रि में। अब दिन के समय पे जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, CO2 अंदर नहीं आ पाती और जल बाहर नहीं जा पाता है ना, बहुत गर्मी होती है बाहर, तो अब मैलिक एसिड जो है वो साइटोसोल में आ जाता है, और वहां पर ये CO2 और 3 कार्बन पायरेट में परिवर्तित हो जाता है, और पायरेट बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है, और जो CO2 है वो केल्विन साइकिल के थ्रू जाकर के शर्करा का निर्माण करता है। एसिडिफिकेशन दिस अकर्स इन नाइट और डार्क। यहाँ पर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, और ये जो CO2 है ये डिफ्यूज कर लेती है स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि रात्रि में स्टोमेटा खुले होते हैं, और एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो सर्वप्रथम जल के संग जुड़ती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की उपस्थिति में, और बाइकार्बोनेट आयंस का निर्माण करती है। अब जो CO2 एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल
पायरेट, ये कंबाइन होता है, जुड़ता है बाइकार्बोनेट आयंस के साथ और 4 कार्बन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। और ये एंजाइम है यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज, जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत आयत में पाया जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। और ये फॉस्फोइनोल पायरेट बाइकार्बोनेट के साथ जुड़कर ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड अब रिड्यूस होता है मैलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजनेज। मैलिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति के अंदर ये मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और ये रिएक्शन जो है NADPH2 के द्वारा फैसिलिटेट होती है। यानी इसमें ऑक्सिलो एसिटिक एसिड प्लस NADPH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजनेज गिव्स राइज टू मैलिक एसिड एंड NADP। अब मैलिक एसिड जो बना है रात्रि में एसिडिफिकेशन की रिजल्ट से, ये स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ये एस्पार्टिक एसिड में भी परिवर्तित हो सकता है। नाउ अब सेकंड स्टेप इज डी एसिडिफिकेशन, जो कि दिन के समय पे लाइट की उपस्थिति में होता है। Now the decarboxylation of malic acid into pyruvic acid and CO2 in the presence of light is called as de-acidification। यानी मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में डी एसिडिफिकेशन कहलाता है। और मैलिक एसिड जो रात्रि में बनता है वो पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और पायरुविक एसिड और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें एंजाइम है मैलिक एंजाइम की उपस्थिति के अंदर मैलिक एसिड प्लस NADP इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम गिव्स राइज टू पायरुविक एसिड प्लस NADPH2 प्लस CO2। यानी मैलिक एसिड और NADP मैलिक एंजाइम देता है। मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड तथा NADPH2 और CO2 का निर्माण करता है। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है ये या तो ऑक्सीडाइज होता है टू CO2 के अंदर क्रैब साइकिल के द्वारा, या वापस ये रिकन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर और शुगर को सिंथेसाइज करने के लिए C3 साइकिल के द्वारा। और ये जो CO2 लिबरेट होती है डी एसिडिफिकेशन से मैलिक एसिड के, ये RUBP के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है C3 साइकिल के द्वारा। Now the significance of CAM plants, सिग्निफिकेंस यानी महत्व के बारे में बात करें हम CAM plants की, तो इसमें द CAM mechanism enables plants to improve water use efficiency। यानी जो CAM mechanism है वो जल प्रयोग करने की क्षमता को सुधारता है। टिपिकली देखा जाए तो प्रत्येक ग्राम CO2 पाने के लिए CAM प्लांट हानि करते हैं 50 से लेकर के 100 ग्राम जल की, जबकि C4 प्लांट्स हानि करते हैं 250 से लेकर के 300 ग्राम तक की जल की, और C3 प्लांट्स हानि करते हैं, लॉस करते हैं 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम जल की। द CAM प्लांट्स हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ड्राई एनवायरनमेंट। CAM प्लांट्स का शुष्क वातावरण के अंदर प्रतिस्पर्धी फायदा पाया जाता है। As CAM plants are able to fix CO2 in dark, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि CAM प्लांट जो है वो रात्रि में अंधेरे में CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए वो लंबे समय तक दिन में लाइट की उपस्थिति में भी बिना CO2 के सर्वाइव कर लेते हैं। The CO2 is taken through stomata in night। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो रंध्रों के द्वारा रात्रि में ली जाती है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण अवरोधित हो जाता है। ऑर्गेनिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट ये भी अवरोधित हो जाते हैं, इसलिए ये प्लांट की ग्रोथ है, वृद्धि है, वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसलिए जो CAM प्लांट्स हैं वो जनरली स्लो ग्रोइंग होते हैं। और ये जो हैं दे आर ड्राउट रेजिस्टेंट, शुष्क प्रतिरोधी होते हैं, जिनमें जीरोफिटिक यानी मरुद्भिति अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जैसे फ्लैशी लीव्स यानी मासल पर्ण पाए जाते हैं, और पर्ण की
अनुपस्थिति के अंदर इनका जो तना है वो फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ऐसे तने को हम फिल्लोक्लेड या प्रणाव स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा इनमें संकन स्टोमेटा यानी गर्त में रंध्र पाए जाते हैं, थिक क्यूटिकल पाया जाता है, मोटी उपचर्म पाई जाती है, थॉर्न्स पाए जाते हैं, कड़े कांटे पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड जाइलम पाया जाता है। अब हम C3, C4 और कैम प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक फीचर्स को हम देखें तो सर्वप्रथम हम इसमें कंपेयर करें तो क्रेंच एनाटॉमी की बात करें तो C3 प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती, C4 प्लांट्स में ये पाई जाती है और कैम प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती। CO2 एक्सेप्टर कि हम C3 प्लांट्स के अंदर राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है, C4 के अंदर फॉस्फोइनोल पायरेट होता है, कैम प्लांट्स में भी फॉस्फोइनोल पायरेट होता है। CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है वो C3 प्लांट्स के अंदर 3-PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरेट होता है और C4 प्लांट्स के अंदर ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है और कैम प्लांट्स के अंदर ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड और दूसरे C4 एसिड्स होते हैं। इसी तरह से कार्बोक्सिलेज की बात करें तो C3 प्लांट्स के अंदर ये RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, जबकि C4 के अंदर फॉस्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज और RUBP कार्बोक्सिलेज होता है। इसी तरह से कैम प्लांट्स के अंदर PEP कार्बोक्सिलेज और RUBP कार्बोक्सिलेज होता है। CO2 फिक्सेशन की बात करें तो C3 के अंदर ये लाइट में होता है, प्रकाश में होता है, C4 में भी ये लाइट में होता है और कैम के अंदर ये डार्क में C4 साइकिल होती है और लाइट में ये C3 साइकिल होती है। इसी तरह से अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात हम करें तो इसमें C3 के अंदर होती है और ऑक्सीजन से इनहिबिशन होता है, C4 में नहीं होता है और कैम प्लांट में होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और मोनोमॉर्फिक टाइप के, और C4 में 2 प्रकार के होते हैं, बंडल शीथ सेल में और मेसोफिल सेल्स में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कैम प्लांट्स के अंदर खाली एक स्ट्रक्चर होता है। और फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो C3 प्लांट में काफ़ी हाई पाया जाता है, C4 में काफ़ी स्लाइट होता है, वो भी बंडल शीथ सेल में होता है या तो होता नहीं है, होता है तो बहुत ही कम होता है, वो बंडल शीथ सेल में होता है, और कैम प्लांट्स में बहुत कम होता है। ट्रांसपिरेशन C3 में काफ़ी हाई होता है, C4 में लो होता है और कैम के अंदर वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। और प्रोडक्टिविटी इसमें C3 में लो टू हाई है, C4 के अंदर हाई है और कैम में लो टू हाई है। CO2 कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट के अंदर काफ़ी हाई है, 25 से लेकर के 100 ppm तक CO2 का फिक्स कर पाते हैं ये। C4 के अंदर लो है, 0 से लेकर के 10 ppm तक होता है और कैम प्लांट्स के अंदर भी लो है, ये 0 से लेकर 5 ppm तक होता है। टेम्परेचर 30 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका इफेक्ट ऑन CO2 अपटेक, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन CO2 अपटेक 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें तो इसमें C3 में इतना टेम्परेचर ये पे जो CO2 अपटेक है वो इनहिबिट हो जाता है, जबकि C4 के अंदर और कैम प्लांट्स के अंदर ये प्रमोट होता है। थैंक्स।